आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, परमाकल्चर। दोस्तों, ये मेरा पौधा है अंजीर का। यहाँ पर देखिए अंजीर पकने वाली है। पर्पल कलर का हो गया इसका कलर और बहुत सारी अंजीर लगी हैं हर टहनी के ऊपर। अंजीर ऐसे ही फलता है जो ओरिजिनल होता है। अब ये भी परमानेंट कल्चर का हिस्सा है। अब एक बार ये पेड़ लगा दिया, अब कटेगा नहीं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो नहीं कटेगा। और ये रहा मेरा आम का बाग, ये भी परमानेंट कल्चर का हिस्सा है। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक ये बाग भी ज़िंदा रहेगा। उसके बाद बच्चे देखें, कटवाएं, बेचें, उनकी मर्ज़ी। दोस्तों, मैं हूँ बिली सिंह। आज का टॉपिक है परमाकल्चर। परमाकल्चर होता क्या है, किसको ये अडॉप्ट करना चाहिए और कौन अडॉप्ट कर रहा है ये आज की तारीख में, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदलाव आते हैं और वक्त के साथ चलना पड़ता है। या फिर आप बिल्कुल ही मदर नेचर से जुड़े हुए इंसान हैं तो कुदरती जैसा मदर नेचर ने हमें पैदा किया था सदियों साल पहले, वैसा जीवन व्यतीत करना है तो वो फिर आप ट्राइबल लाइफ जी सकते हैं। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, परमाकल्चर। परमाकल्चर का मतलब है परमानेंट एग्रीकल्चर। परमानेंट का मतलब आप समझ गए कि एक चीज़ जो लगा दी वही लगी रहेगी, उसको उखाड़ना नहीं है जब तक कुदरत उसको ख़त्म ना करे। परमानेंट कल्चर जो टर्म है ये फलदार पौधों के ऊपर खूब बैठती है। ये एक बार लगा दो, जब सूखेगा कुदरती तो तभी इसको उखाड़ना है और आगे जो सूखी लकड़ है उसको भी यूज़ करना है, उसकी हर चीज़ यूज़ करनी है। आजकल आप लोग YouTube पर या दूसरी सोशल वेबसाइट्स पर परमाकल्चर के बारे में बहुत सारे वीडियोस देख रहे होंगे। इस वीडियो में परमाकल्चर के ऊपर विस्तार से बात करते हैं। परमानेंट एग्रीकल्चर, इसकी टर्म जो है 1970 में कॉइन की गई थी। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। 70s 80s में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलने लग गया पूरी धरती पर, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब फैलता है, एक्सपेंड होता है, तो उस समय जितना भी कॉरपोरेट वर्ल्ड या इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है इस इकोनॉमिक रेवोल्यूशन में, तो लालच भी आ जाता है। ग्रीड के चक्कर में जो ये दुनिया है, नेचर की जितनी भी हमको नेचुरल चीज़ें दी गई हैं, जैसे मिनरल्स हो गई, मेटल्स हो गए, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, पेट्रोल डीजल जो नीचे से निकाला जा रहा है, उसका ओवर यूज़ होने लग गया था। सन 1970 में बिल और डेविड नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने ये टर्म कॉइन की, परमाकल्चर। परमानेंट एग्रीकल्चर बुलाते थे वो, बाद में शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई परमाकल्चर। तो आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं परमाकल्चर के ऊपर और खूब सारे व्यूज़ भी मिलते हैं उनको। मैंने भी खुद देखे हैं उनके वीडियोस। अच्छा लगता है, एक सपनों जैसा संसार दिखता है। जैसे सपने हम लोग जागते सोते देखते हैं कि ऐसा संसार होना चाहिए, वो परमानेंट कल्चर जो है प्रमोट करता है। परमानेंट एग्रीकल्चर के पीछे 3 एथिक्स हैं। पहला एथिक है हमने अपनी धरती को बचाना है, एक सस्टेनेबल खेती करनी है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको लिमिट में यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना। हमारी धरती की भी लिमिट है, उसने कितना देना है और कितना दे सकती है। जिस हिसाब से पूरी धरती की आबादी बढ़ रही है आजकल, उस हिसाब से हमारी धरती कम पड़ती जा रही है, हमारे रिसोर्सेज कम पड़ते जा रहे हैं। तो परमानेंट एग्रीकल्चर का पहला जो एथिकली रूल है वो है मदर नेचर, मदर अर्थ की केयर करना। हमें मदर अर्थ की रिसोर्सेज ऐसे यूज़ करनी है कि एक्सप्लॉयट ना हो, ओवर यूज़ ना हो। जो थोड़ा बहुत हम अर्थ में से निकालेंगे, जैसे अनाज हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, खनन हो गए, जितनी भी मिनरल्स निकालते हैं, रेत, बजरी, पत्थर, मिट्टी, ये सब मदर अर्थ को निकालने के बाद थोड़ा टाइम देना चाहिए, वो रीप्लेनिश कर सके, दोबारा से इन चीज़ों को इकट्ठा कर सके ताकि इंसान इनको यूज़ कर सके। अब जंगली जानवर तो नुकसान नहीं कर रहे, वो तो वैसे ही यूज़ कर रहे हैं जो सदियों से चलता आ रहा है, जैसा जानवरों का सिस्टम है, जितनी उनको ज़रूरत है उतना खाते हैं। लेकिन इंसानों का लालच जो है, इनका बस चले तो एक साल में पूरी धरती को बेच खाएं। परमानेंट एग्रीकल्चर जो है एक फ़िक्र है, एक सोच है। ये नई सोच तकरीबन आज से आधी सेंचुरी पहले 1970 में बिल और डेविड नाम के दो व्यक्तियों ने शुरू की थी। उनके इरादे बड़े अच्छे थे,
पूरे वर्ल्ड में वो ये मैसेज फैलाना चाहते थे कि परमानेंट एग्रीकल्चर पर आ जाओ। अगर परमानेंट एग्रीकल्चर फॉलो करेंगे धरती जो है वो बच जाएगी, अदरवाइज़ बहुत जल्दी धरती का सत्यानाश हो जाएगा। और आज आप देख रहे हैं पिछले 50 साल में जितनी एक्सप्लॉयटेशन धरती माता की हो रही है, ऐसी एक्सप्लॉयटेशन कभी नहीं थी। अब पीक टाइम चल रहा है और उसके असर नज़र आ रहे हैं। आने वाली जनरेशन्स को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं मिलेंगी क्योंकि एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। पर्माकल्चर के 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला है मदर अर्थ की केयर, दूसरा है इंसानों की जो केयर करनी है, और तीसरा है अपनी कंजम्पशन जो है वो लिमिटेड रखनी है। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ओवर यूज़ नहीं करना किसी भी चीज़ को, कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसको ओवर यूज़ नहीं करना। आपके पास जो सरप्लस बचता है वो आप शेयर कर सकते हैं, आप बांट सकते हैं दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ, उससे उनका भी पेट भरा रहेगा और हमारा भी। तो ये 3 कोर प्रिंसिपल बनाए गए परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए। इसके साथ ही कुछ और भी छोटे छोटे रूल्स बनाए गए, जैसे हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो रिन्यूएबल वे में यूज़ करें। अगर पानी वेस्ट हो रहा है उसको कलेक्ट करें और उसी पानी को फिर से दोबारा यूज़ करें। अगर पेड़ पौधे लगे हैं उनके पत्ते गिर रहे हैं तो उनको इकट्ठा करके आग मत लगाएं, उनको एक जगह आप डंप करके कंपोस्ट बना सकते हैं, उसको खाद में यूज़ कर सकते हैं अपनी खेती में। ये छोटे छोटे रूल्स जो हैं बहुत ही काम के बनाए गए ताकि इंसानों का जो जीवन है वो आसान रहे। मदर अर्थ की भी लिमिट है रिसोर्सेज पर, वो एक्सप्लॉइट ना हो। दूसरा रूल है कि वेस्टेज ना हो, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें, वेस्टेज नहीं प्रोड्यूस करनी, कम से कम कचरा पैदा करना है। तो ये सब करने के लिए हिम्मत चाहिए, एक डिफरेंट सोच चाहिए। तीसरे नंबर पर है डाइवर्सिफिकेशन करनी। अगर आपके पास कम लैंड है, ज़्यादा लैंड है, एक ही टाइप की फसलें नहीं लगानी, अलग अलग टाइप की लगाएं, खूब सारी लगाएं ताकि उसका यूज़ हो सके, वेस्ट ना हो। क्योंकि जब सरप्लस मंडी में जाती है, जैसे गेहूँ, धान, मक्की हो गई, सरकार की मजबूरी हो जाती है ज़बरदस्ती ख़रीदना, तो जितना वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है सरकार कर लेती है, जितना बेचना उसको बेच लेती है। तो जो सरप्लस है वो वेस्ट होता रहता है, गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाता है, गल जाता है। तो ये चीज़ जो है हमें रोकनी है, हमें उतना ही प्रोड्यूस करना है जिससे हमारा पेट भर सके, लालच के लिए नहीं। आपने अपनी खेती में इंटीग्रेशन लानी है, सेग्रीगेशन नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब है आपने, जैसे मेरे यहाँ 1 एकड़ ये बाग लगा हुआ है पीछे, तो इसमें मैंने डिफरेंट वैरायटीज़ के फ्रूट्स भी लगा रखे हैं। इसको नेचुरल छोड़ा हुआ है, पीछे हरा हरा घास देख रहे हैं। अगर मैं इसी में घर बनाता हूँ, जितनी ज़रूरत है घर उतना सही बनाएं, छोटा सा 1 बेडरूम सेट बहुत होता है। उसके साथ मैं गाय या भैंस रखूं तो वो यहाँ पर सारा दिन घास चरती रहेगी और जितना वो दूध देगी वो मेरे लिए बहुत होगा। और मेरे को यकीन है कि वो फालतू ही देगी, वो फालतू आप बेच भी सकते हैं, क्योंकि आज के समय में थोड़ा सा पैसा भी चाहिए जीवन चलाने के लिए। तो वो सरप्लस जो गया है वो एक नेचुरल वे में प्रोड्यूस हुआ था। आप कोई बाहर से उनके लिए फीड नहीं खरीदी, सिर्फ हरा घास खाया है पशु ने और दूध दे दिया है। तो ऐसे आपने सस्टेनेबल खेती करनी है परमानेंट एग्रीकल्चर में। अब इसी 1 एकड़ में मुर्गियां रख सकता हूं मैं, सूअर रख सकता हूं, बकरी रख सकता हूं, छोटा सा फिश पॉन्ड बनाकर उसमें मछलियां रख सकता हूं। तो ये थोड़ा थोड़ा अगर आप डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे अपनी खेती में, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो इससे जो है आपके खर्चे, जो बाहर से आप ग्रॉसरी खरीदते हैं, हमारी अपनी ज़मीनें होते हुए भी हम सब्जियां तक नहीं लगाते और सब कुछ बाहर से ही खरीदते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बस फैक्ट्रियों में बने, खेत में से ना आए। अगर फार्मर ही ये सोच रखेंगे तो फिर कैसे प्रोड्यूस होगी सब्जियां, फ्रूट, दालें वगैरह। तो अगर इंटीग्रेशन फॉलो करेंगे तो उसमें सब कुछ हमारे घर का होगा, फ्रेश होगा, केमिकल फ्री होगा। तो ये चीज़ें आती हैं इंटीग्रेशन में। तो ये भी एक रूल है परमानेंट एग्रीकल्चर का। परमाकल्चर में एक और रूल है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पेड़ पौधों में या फसलों में आती है तो आपने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढना है जो स्लो होता है, नेचुरल सॉल्यूशन ढूंढना है। केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करने, केमिकल स्प्रेज नहीं यूज़ करने, आपने अपने खेत में ही उसका इलाज करना है नेचुरल वे में। तो अगर फसल 50% ख़राब हो भी जाती है तो होने दे, कोई बात नहीं, 50% तो बच गई। लेकिन आपने केमिकल स्प्रे नहीं यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं यूज़ किए,
तो उससे जो अर्थ है उसको जहर नहीं दिया गया। तो अगर धरती को हम जहर देंगे तो हमें भी वापस जहर ही मिलेगा, सब्जियां, फलों और दालों के रूप में। परमानेंट एग्रीकल्चर की अपनी ही स्ट्रेंथ्स हैं, उन स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी जो रिजिलियंस पावर। जैसा मर्जी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो, जैसी मर्जी इकोनॉमिक कंडीशन हो, परमानेंट एग्रीकल्चर चलता रहेगा और इससे लाइफ सस्टेन रहेगी, लाइफ चलती रहेगी। आपकी फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह है, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं और केमिकल स्प्रेज हैं, और भी बहुत कुछ मार्केट में आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड लॉन्च कर रहा है। किसानों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक तरह से पैसा भी वेस्ट जाता है और कुछ रिज़ल्ट भी नहीं आते। तो ये एक फार्मर जानता है, मैं भी फार्मर हूँ, मेरे को भी पता है भी इनका रिज़ल्ट कैसा होता है। तो ये भी एक परमानेंट कल्चर अपनाने से दूर हो जाएगा। ये डिपेंडेंसी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के ऊपर है ये भी दूर हो जाती है परमानेंट एग्रीकल्चर अप्लाई करने से। परमानेंट एग्रीकल्चर से एक और ख़ास बात होती है कि जो धरती है इसको खुद ही अपनी केयर करने में हेल्प मिलती है। हम जब इसको फीड ही नहीं देंगे केमिकल फर्टिलाइज़र्स की, केमिकल स्प्रेज की, तो ये नेचुरली अपने आप फाइट करेगी, इसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ऐसे धरती को खुद ही रिपेयर करने दो अपना सिस्टम, इससे जो नेचुरल हैबिटेट है वो भी मेंटेन रहता है, क्योंकि हमारी धरती का एक लाइफ साइकिल है। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है ऐसे ही धरती की लाइफ साइकिल है। उस लाइफ साइकिल में सब कुछ आते हैं, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, कीट हो गए, माइक्रो कीट हो गए। तो इनका हैबिटेट हम केमिकल स्प्रेज या आग लगाकर ख़त्म करते हैं, जिससे नुकसान होता है, जिससे मदर नेचर अपने आप को क्योर नहीं कर पाती। तो अगर नेचुरल रखेंगे सब कुछ तो जो लाइफ साइकिल है ये बड़े मज़े से चलेगी और सब प्राणी इस धरती के खुश रहेंगे। लोग जो है वो कोऑपरेशन पर आ जाएंगे। हम लोगों की डिपेंडेंसी जो मशीन्स पर या ग्लोबल सप्लाई चेन्स के ऊपर है वो बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है अगर परमानेंट एग्रीकल्चर पर आए। लोकल इकॉनमी जो है वो बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि एक टाइप का बार्टर सिस्टम ही हो जाएगा। जिसके पास जो सरप्लस है वो शेयर करता रहेगा एक दूसरे के साथ। हाँ, किसी के पास कम है तो आप उसको बेच भी सकते हैं अपनी सरप्लस चीज़। लेकिन जब भी कोई रेवोल्यूशन आती है या कोई चेंज आता है धरती के ऊपर तो उसके साथ चैलेंजेस भी आते हैं। तो परमानेंट एग्रीकल्चर के साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कॉरपोरेट वर्ल्ड ने ख़रीद लिया, और जिन लोगों ने वो लैंड बेचा उनकी खेती जो है वो छिन गई, तो वो भी फैक्ट्रियों में काम करने लग गए। तो तकरीबन जैसे हमारे इंडिया की आबादी लगाएं तो इस समय 60 से 65% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, जिसमें से आधी से ज़्यादा जनता के पास ज़मीनें नहीं हैं। वो दूसरों के खेतों में काम करती है या अब फैक्ट्रियों में जाने लग गए। तो अब जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो वो घर पर बैठे हुए हैं। किसान भी उनको हायर नहीं कर सकते क्योंकि लेबर कॉस्ट काफ़ी हाई है। तो अगर थोड़े थोड़े पैचेस सब पे होते इस धरती पर और अपनी अपनी छोटी छोटी खेती करते तो लाइफ जो है वो इजीली चलती रहनी थी। आखिरकार हमने पेट ही तो भरना है, बैंक्स में सरप्लस पैसा रख कर क्या करेंगे, वहीं पड़ा रहना है। जब मर गए तो पीछे से सरकार या बैंक ही खा जाएंगे या आपके बचे कुचे रिश्तेदार वो खा जाएंगे। तो उतना सा ही प्रोड्यूस करो जिससे लाइफ चलती रहे। पूरी धरती पर सारी आबादी के पास लैंड नहीं है, तो यहाँ पर आकर थोड़े से हिकअप्स आते हैं। भी परमानेंट एग्रीकल्चर जो है सारी आबादी नहीं अडॉप्ट कर सकती। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हैं, सब्जियाँ हो गई, फ्रूट हो गई, फिर इंडस्ट्री में जाकर उनको टिन में या डिब्बों में पैक किया जाता है। वो भी एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में ह्यूमन बीइंग्स की आदत बिगाड़ी जा रही है। तो ये चीज़ें जो हैं अगेंस्ट हैं परमानेंट एग्रीकल्चर के। तो ये चैलेंजेस काफ़ी हाई हैं आज के समय में। आज के समय में ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो फास्ट कंज्यूमर साइकिल के ऊपर डिपेंड करती हैं और छोटे मॉडल्स बना रखे हैं प्रॉफिट्स के कि फटाफट ये प्रोडक्ट निकाला, बेचा, प्रॉफिट किया और आउट हो गए। उस प्रोडक्ट को बनाने में कितने रिसोर्सेज लगे और कितने रिसोर्सेज ख़त्म हो गए धरती से। कॉरपोरेट वर्ल्ड को या इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को इससे कोई लेना देना नहीं है, इनको तो प्रॉफिट चाहिए। तो परमानेंट एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा जो
चैलेंज है वो इंडस्ट्री से फाइट करना है। एक और बड़ा चैलेंज है कि आज के समय में जो हम लोग हैं सारे, इंक्लूडिंग मी, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, ना ही हमारा माइंडसेट अब ऐसी मेहनत करने का। तो अगर परमानेंट एग्रीकल्चर में जाना है तो आपको खुद से अपने खेत में या छोटा सा जो लैंड का पैच है काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको घास से, खरपतवार से, बीमारियों से नेचुरल वे में टैकल करना है। चैलेंजेस जो हैं इनके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा अगर धरती को बचाना है, अदरवाइज़ धरती का सत्यानाश करने पे आया हुआ है इंसान। आजकल सामाजिक जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी उलट हो गई हैं। लोगों में वर्क कल्चर जो है ख़त्म हो गया है, मेहनत करके राज़ी नहीं है, सारा कुछ बैठे बैठाए होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए। तो फिर परमानेंट एग्रीकल्चर जो है ये तो बहुत सारी लेबर मांगता है। मेरा जो बाग का फार्मूला है समझिए ऑलमोस्ट परमानेंट कल्चर जैसा ही है। तो मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इस मेहनत में बड़ा समय लगता है, आपकी बहुत एनर्जी ड्रेन आउट होती है, लेकिन जो खुशी मिलती है एट द एंड ऑफ द डे वो मैं ही बता सकता हूँ। अगर परमानेंट एग्रीकल्चर अडॉप्ट करना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है कि हाँ, मैं कुदरत के साथ रफ़ एंड टफ तरीके से चल सकता हूँ। आखिर में यही कहूँगा कि परमानेंट एग्रीकल्चर जो है ये एक नेचुरल वे है खेती करने का। अगर सभी ऐसे करेंगे तो कुछ ही सालों में जो धरती है बहुत 100 साल पीछे जैसे होती थी नेचुरल वैसी हो जाएगी। लेकिन आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा है परमानेंट एग्रीकल्चर के लिए। तो इसको देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी से परमानेंट एग्रीकल्चर अडॉप्ट हो पाएगा। हाँ, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जैसे उड़ीसा में हैं, झारखंड में हैं, जंगलों में रह रहे हैं, वो एक नेचुरल वे में खेती कर रहे हैं और अपना जीवन भी नेचुरल वे में व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे ही अफ्रीका में कई पार्ट्स हैं। ऐसे लोगों की तरह अगर आप लोग जीवन व्यतीत कर सकते हैं या मैं भी, धरती पर बहुत ही छोटी सी पॉपुलेशन है जो परमानेंट एग्रीकल्चर सदियों से करती आ रही हैं और वो अभी भी जंगलों में रह रहे हैं, जंगल से बाहर नहीं निकले। जंगल से बाहर निकलते ही वो भी इंसान से शैतान बन जाते हैं। तो हमें अगर जंगल में वापस जाना है तो हमें इंसान बनना पड़ेगा सबसे पहले। तो परमानेंट एग्रीकल्चर देखिए, देखने में वीडियोस तो बहुत अच्छे लगते हैं, एक सपनों जैसा संसार लगता है कि हाँ, नेचुरल वे में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये वीडियो तक ही सीमित रह जाता है। जो वीडियो बना भी रहे हैं वो बहुत ही अमीर बंदे हैं, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, उन्होंने अपने फार्म हाउसेस ख़रीदे हुए हैं, वहाँ करोड़ों रुपए के घर बना रखे हैं और जो स्पेस है वहाँ पर टाइम पास के लिए वो खेती करते हैं। हमें लगता है कि वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनके पास इतना पैसा है कि वो खाली समय में ये सब चीज़ें करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये आम जीवन में अप्लाई होना बड़ा टफ़ है। आज के जो हालात हैं, आज का जो समय चल रहा है, उसमें परमानेंट एग्रीकल्चर का जो प्लेस है वो बड़ी मुश्किल से आएगा। अगर पूरे विश्व के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस मिलकर परमानेंट एग्रीकल्चर को प्रमोट करें तो कुछ चंद सालों में ये सब पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इस समय पूरा वर्ल्ड बिखरा हुआ है, आपस में लड़ रहे हैं बुरी तरह से। आप कहीं भी नज़र डालें, पूरे विश्व में लड़ाइयाँ चल रही हैं। हर बड़ा नेता अपने आप को सुपीरियर शो करना चाह रहा है। तो इस वजह से ऐसी चीज़ें जो हैं ये नहीं चल पाती, क्योंकि पॉलिटिकल विलिंगनेस बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल विलिंगनेस जो है उसके पीछे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और पावर होती है, और जहाँ पावर होती है वही ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं संसार में। तो इस समय पावर जो है वो आपस में ही भिड़ी हुई हैं, तो परमानेंट एग्रीकल्चर तो नहीं चल सकता इस समय। हाँ, किसी को समझ आ गया हो तो वो कर सकता है। ऑलराइट दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।